हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है आरपी वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नॉलेज कनेक्शन विथ आरपी वर्मा। दोस्तों, आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही स्पेशलिस्ट है, क्योंकि आपके जो हिंदी का मॉडल पेपर 2021 और 22 के लिए जारी हो चुका है। इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं, जिसमें आपको बताऊंगा कि वो कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों के मन में बहुत ही डाउट होता है कि अब की बार जो 21 और 22 का पेपर है कैसे है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। तो इसमें बच्चों का बहुत ही डाउट है कि पता नहीं बहुविकल्पी प्रश्न आए कि कैसे आए। तो इसके लिए मैं आपको इस जानकारी से रूबरू करना चाहूँगा कि आपका पेपर कैसा है। तो आप वीडियो में एंड तक दिखेगा, यही आपसे रिक्वेस्ट है। सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। आपकी हिंदी जो मॉडल पेपर है इसका सारी जानकारी आपको मैं दे दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक दिखेगा, यही आपसे रिक्वेस्ट। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इसी तरीके की आपकी जो इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊँ आपके लिए सर्वप्रथम पहुँच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, जो आपका जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है 21 और 22 के लिए अच्छा 12 हिंदी विषय हिंदी जो है, ये आपका देखिए समय जो है 3 घंटा 15 मिनट आपको पहले की तरह मिलेगा और पूर्णांक भी आपका पहले की तरह होगा। बच्चों के मन में बहुत डाउट था कि अगली बार परीक्षा रद्द होने के कारण क्या पता इस बार हमारी जो परीक्षा है वो दूसरी तरीके से हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, यहाँ पर प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित है। इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। इस प्रश्न में 2 खंड हैं, दोनों खंडों में सभी प्रश्नों को अवश्य कर देना है। मतलब जो आपको प्रश्नों को उत्तर देना है अवश्य देना है, इसमें कोई कोताही नहीं करना है। चलिए आपको आगे बढ़ के बढ़ाते हैं। देखिए, खंड का में आपका प्रश्न है। खंड का में जैसे आपका प्रश्न पूछेगा इस तरीके से का आपका पेपर होगा। तो खंड का में क्या पूछे, देखिए प्रश्न नंबर का होगा। देखिए क्या पूछा है कि उक्त व्यक्त प्रकरण की रचनाकार है। मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन है, तो गोकुलनाथ, दामोदर नाथ शर्मा, नाभादास या मुंशीदास। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा, आपको जैसे मान लीजिए मैं मानूँ दामोदर दास शर्मा, तो दामोदर दास शर्मा हमारा राइट आंसर है, तो दामोदर दास शर्मा पे हमारा टिक हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, आप प्रश्न नंबर खा की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर खा क्या है हमारा, इसी का पहले खंड का पहला जो क्वेश्चन है उसी का खा इस तरीके से पूछेगा। क्या पूछेगा, भारतेंदु युग की पत्रिका है। जैसे मान लीजिए कवि वचन भारतेंदु युग की मान लीजिए कवि वचन सुधा है, तो कवि वचन सुधा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बहुविकल्पी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। अब कब हुआ था, मान लीजिए 1900 में हुआ था, तो 1900 में यहाँ पर आप राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका पूछेगा। और देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेवा सदन जो है, सेवा सदन के रचनाकार हैं, तो आपको बताना है कि सेवा सदन के कौन रचना, जैनेन्द्र या फिर अज्ञेय या फिर प्रेमचंद या हरिकृष्ण प्रेमी। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वहाँ पर टिक नहीं लगाना है, आपको प्रश्नोत्तर नंबर 1 का घा इस तरीके से लिख दीजिएगा, ताकि आपको एग्जामिनर को जान जाए अच्छे से। चलिए देखिए, इस तरीके से अंगा नंबर प्रश्न है। क्या पूछा है, हिंदी का प्रथम आधुनिक कहानी का श्रेय किसे जाता है। तो अंगा नंबर प्रश्न को पूछ रखा है कि हिंदी का प्रथम जो कहानी थी, कहानी का श्रेय किस कवि को जाता है। तो आपको इस तरीके से बता देना है किस कवि को जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस तरीके से आपका मॉडल पेपर होगा। हर बार की तरह आपकी बार भी पूछा गया। देखिए कौन सा है, या मान लीजिए जो किसको जाता है श्रेय भाई, मान लीजिए मुंशी साखल्ला को, रामचंद्र सिंह को। तो इस तरीके से विष्णु प्रभाव किसी को भी जाता है, तो आप जो राइट आंसर होगा लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, आदिकाल की ग्रंथि नहीं है। आपको बता रहा है निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन दिए, इसमें मान लीजिए हमारा जैसे विसल देवदासो जो है आदिकाल की रचना नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 2 का जो खा है, क्या पूछा है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तिकाल की शाखा से नहीं। किस शाखा, जो अष्टछाप के कवि हैं किस ब्राह्म भक्ति शाखा से, ज्ञानाश्रय शाखा से, प्रेमाश्रय शाखा से, किस भक्ति शाखा। अष्टछाप के जो थे वो राम भक्ति शाखा से नहीं थे शायद। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, यहाँ पर पूछ रखा है कि श्रृंगार और वात्सल्य रस का अमर कवि है। कौन है, केशवदास, कबीरदास। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो आपको बताना है, मान लीजिए कविवर बिहारी जी हैं, तो इस तरीके से आप कर रहे हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 2 का जो घाव है पढ़ू, देखिए पूछा है कि चांद का मुंह टेढ़ा रचना है।
किस लेखक की रचना है, भाई किस विधा की रचना है, काव्य है या उपन्यास है या फिर निबंध है या कहानी है। तो आपको बताना है कि चारों का मुख जो टेढ़ा है वो किस विधा। मान लीजिए कहानी है तो कहानी आप राइट आंसर आपको हो जाएगा। इस तरीके से आपकी बार भी पूछा जाएगा पेपर आपका ये। और देखिए इस तरीके से प्रश्न नंबर 2 का घ हम पढ़ते हैं। अंगा क्या पूछा है कि कबीर वाणी के डायरेक्टर का कथन है। अगर आप इस जो मॉडल पेपर आपको बता रहा हूँ, अगर इसको आप पूरा तैयार करके जाइए तो लगभग 80% मैं गारंटी लेता हूँ कि केवल इसी में से पूछे जाएंगे, अदर से कहीं नहीं पूछा जाएगा। केवल आप इसी को तैयार करके जाइएगा और एक तैयार कर लीजिएगा बस, ठीक है। कबीर वाणी के डायरेक्टर हैं तो मान लीजिए ये शंकर प्रसाद जी हैं। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे मैं आपको बता देता हूँ क्या इस अगली बार कुछ बदलाव हुआ है या नहीं। देखिए इस तरीके से आपका जो मॉडल पेपर होगा इस तरीके से होगा। प्रश्न नंबर जो तीसरा आपका होगा खंड का इसलिए इस तरीके से क्या पूछा है, निम्नलिखित गद्यांश को संदर्भ देते हुए किसी एक खंड नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, आपका गद्य से दिया जाएगा 2 कहानी, मतलब जो आगे की जो गद्य है उसमें दिया जाएगा 2 चीज़ें, उसमें से आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा। अगर आप कहानी पढ़े हैं तभी आपको समझ में आएगी। देखिए 10 नंबर का पूछा जाएगा आपको खंड का, मतलब जो खंड का तीसरा प्रश्न है जिसमें खंड जो इसमें एक का और इसमें अथवा भी दिया है उसको मैं आपको सुना देता हूँ। चलिए देखिए इस तरीके से आपका एक गद्य होगा, जिससे देखिए मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने आदम भाव से उठते प्रारंभिक सम्मिलन से अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन भी संस्कृतियों द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में थे। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूप से। देखिए आपका जो राष्ट्र का स्वरूप है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा उसी से लिया गया है, ये पद्यांश उसी से आपका ये दिया गया है, ठीक है। क्लास 12 जो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है सिलेबस कटने के बाद 70% उसी का ये दिया है राष्ट्र का स्वरूप। देखिए प्रश्न आपको पूछेगा, क्या पूछेगा, प्रश्न 5 दिए रहेंगे, 10 नंबर का आपका है। देखिए क्या है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम क्या लिखना है कि राष्ट्र का स्वरूप, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। निम्नलिखित प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित गद्य पाठ गद्यांश के जो है राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो। गद्य मतलब लेखक का नाम मैथिली शरण गुप्त और पाठ का जो गद्यांश उसका जो क्या है लेखक जो पाठ है उसका नाम राष्ट्र का स्वरूप, इस तरीके से दे सकते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको बता दूं, देखिए बच्चे गलती कर देते हैं, पूरा का पूरा लिख के चले जाते हैं, नहीं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको मैं बता दूं, देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा ये इस साइड देखिए, आपको दिखा दूँ अच्छा से, केवल आपको यही करना है क्या, समन्वय युक्त राष्ट्र का जो समुदायी रूप है, केवल इसी को आपको व्याख्या कर देना है बस, और पूरा का पूरा छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। प्रश्न नंबर हम 3 के आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 3 की तौर में बढ़ते हैं। प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिल सकता है। तो आप ऊपर पढ़िएगा या आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से याद होगा कि क्या क्या मिल सकता है। देखिए जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है, जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है, तो आपको बता देना सागर से मिलता है। आपको मैं पहले यहाँ पर दिखा दूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए कहानी मिलकर एक समुद्र रूपी जो है, यहाँ पे देखिए यहाँ समुद्र एक रूपता का प्राप्त कर लेता है, तो समुद्र मिलता है। इस तरीके से आप कर लीजिएगा। और आगे मैं आपको सुना दूँ, देखिए क्या है अगला जो अंतिम प्रश्न आपका, राष्ट्रीय जीवन में अनेक विविधियों राष्ट्रीय संस्कृत में क्या क्या प्राप्त करते हो, ऊपर से आप पढ़ लीजिएगा, उसका आंसर हो जाएगा। देखिए आपको पहला अगर गद्यांश नहीं आ रहा तो अथवा करके आपको भी दिया जाएगा, आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, चाहे जो करना है, केवल आपको एक ही करना है। बच्चे गलती कर देते हैं कि वो समझ नहीं पाते, उसको भी कर देते हैं इसको। लेकिन आपको बता दूँ प्रश्न नंबर जो 3 है उसका का और खा, मतलब का जो अथवा दिया है या तो उसको कर लीजिएगा या तो इसको कर लीजिएगा। चलिए आपको इसको भी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के दिखा दूँ। देखिए ये क्या है, नए शब्द नए मुहावरे रीतियों प्रयोगों में उपयोग किया जाता है। व्यवहारिक प्रदान करना ही भाषा की आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं में अनेक रूप से गणनों की मात्राओं में ही भाषा का विकास नहीं होता है, वरन नए। इस तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका भी जिसे ऊपर आपने दिया इस तरीके से 5 इसका भी प्रश्न पूछा है, तो आप इसका भी लिख दीजिए उस तरीके से, जैसे आपको मैं पहले बता चुका। वीडियो लंबा ना हो इसी तरीके से मैं आपको बता दूँ। चलिए आगे मैं पढ़ के सुनाऊँ आपको। देखिए क्या है,
प्रश्नोत्तर नंबर जो 4 है आपका पद्यांश से लिया जाएगा। जिस तरीके से गद्यांश में आपने लिखा उस तरीके से पद्यांश का भी होगा। देखिए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ये भी आपका 10 नंबर होगा। गद्य से भी 10 नंबर और पद्य से भी नंबर, कितना हो गए 20 नंबर। और आगे आपने पढ़ा जो बहुविकल्प प्रश्न 30 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये देखिए आपको पढ़ के सुना, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खिला। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। ओह ओह वहाँ मुख परिश्रम के व्योम बीच जब घिरते घनश्याम अरुणव मंडल उसका भेद दिखाई देता। तो इस तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही वाहिया मैंने गाया, तो मेरे गाने का शौक नहीं है, लेकिन वो मैंने थोड़ा सा सुना दिया। इस तरीके से जो आपका ये पूछा जाएगा कि आपको मैं बता दूं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा जो लिखा गया है श्रद्धा और मनु चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा श्रद्धा और मनु से। इस तरीके से देखिए आपके इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको एक एक प्रश्न को मैं विस्तार से बता देता हूँ। देखिए प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम, इसमें आपको लिखना है पाठ का नाम, मान लीजिए पाठ का नाम श्रद्धा मनु है और कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। तो इस तरीके से आपका लिख देना है। ये आपका 2 नंबर क्लियर हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको पूरा नहीं करना, आपको मैं पहले गद्य में बता चुका हूँ। देखिए केवल आपको यहाँ से तो हो यहाँ से देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या आपको यहाँ नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खुला हो जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो केवल यहाँ तक आपको कर लेना, जहाँ पर नीचे यहाँ पर बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि रेखांकित अंश क्या है। रेखांकित अंश बच्चों वही है जो यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर देखिए जो नीचे लाइन दी हुई है, ठीक है, जो का ब्लैक लाइन लगी है, इसी को रेखांकित अंश कहते हैं। देखिए प्रश्न नंबर इसमें का जो तीसरा है, मेघवन बीच गुलाबी रंग कौन सा अलंकार है। तो आपको बताना है कि मेघवन जो बीच है इसमें कौन सा अलंकार है। मेघवन बीच गुलाबी रंग, तो मेघों के बीच पर्सनोफिकेशन है, मानवीकरण है, मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर देखिए मानवीकरण भी अलंकार है और उपमा भी है। इस तरीके से आप कर लीजिएगा। देखिए नीले वस्त्र में लिपटी नायिका की कवि कैसी दिख रही है। जो नीले वस्त्र में जो नायिका है लिपटी किस तरीके से लग रही है, तो आपको यहाँ पर बता देना है। यहाँ पे देखिए खुल रहा मृदुल अंग का खुला बिजली का फूल, तो नील बीच सुकुमार जो नीले तो बिजली के फूल जैसा वो प्रतीत हो रही है, बिजली का फूल, ठीक है। जैसे जिस तरीके से बादलों में बिजलियाँ चमकती है तो इस तरीके से नायिका दिख रही है। और देखिए जो क्या है परिधान और मृदुल शब्द का अर्थ बताइए। परिधान मतलब वस्त्र होता है और मृदुल मतलब क्या होता है, आप मुझे सेकंड में बता दीजिएगा। चलिए इस तरीके से देखिए इसमें भी अथवा आपको दिया रहेगा। आपको मान लीजिए पहला ना आ रहा हो तो अथवा भी कर लीजिएगा, आपको दोनों बिल्कुल नहीं करना है। चलिए आपको इसको पढ़ दे रहा हूँ। इस धारा ही रंग, तो इसमें शाश्वत ही बड़ा गति, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत रस का रजत दास। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। ये आपको बताना है कि नौका विहार से। देखिए नौका विहार किसकी रचना है, आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा नौका विहार किसकी रचना है। इस तरीके से आप कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने पेपर की तरफ। देखिए क्या है यहाँ पे आपको मैं बता दूँ। देखिए इस तरीके से प्रस्तुत जो आपको इसमें भी प्रश्न पूछे हैं, क्या पूछे, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से पूछा है आपको, तो आपको इसका भी आंसर उसी तरीके से दीजिएगा जैसे आपको मैं पहले बता चुका हूँ। या तो आप पहले का कर लीजिएगा या तो इसको कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों को बताना है। आपको 3, ठीक है, गद्य का 3 जीवन परिचय तैयार करके जाना है, पद्य का भी 3 तैयार करके जाना है। तो आपको उसी से पूछा जाएगा। तो पद्य के लिए आपको 5 नंबर है। आपकी समय जो सीमा है, आपको 80 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना। बच्चे क्या करते हैं 2-3 पन्ना लिख ही देते हैं, यही जीवन परिचय ही। देखिए आपको एक बात और ध्यान देना, जैसे क्लास 10 में थे आप जीवन परिचय देते तो आपको उनकी कृतियों का भी उल्लेख देना है कि साहित्यिक परिचय लिखना है। अब कृतियाँ क्या होती है भाई, उनकी जो रचनाएँ हैं उसी को। देखिए आपको मेन इंपॉर्टेंट आपकी बार 2021-22 पे इनको पढ़ लेना है। वासुदेव शरण अग्रवाल को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को, प्रोजेडी सुंदर को, इसको पढ़ के आपको बिल्कुल से जाना है।
तो एक प्रश्न जो खा है इस तरीके से, निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी गृहियों को। तो देखिए ये आपका वो गद्य का था, ये पद्य का। तो पद्य में जो इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद जी, रामधारी सिंह दिनकर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो चारों में से 3 का तैयार करके जाएगा, इन तीनों में से कोई ना कोई जरूर पूछ लेता। जो अपना छठा प्रश्न है, आपको जो मोस्ट प्रश्न है आपको मैं पढ़ा के सुना देता हूँ। देखिए क्या है यहाँ पर, कहानी जो छः है, 6 नंबर आपको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो इसको आप बिल्कुल से पढ़ के जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। देखिए दोस्तों क्या है कि ये 5 नंबर को आपको पूछेगा। कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर की समीक्षा, कहानी की जो है समीक्षा लिखिए। समीक्षा का मतलब होता है सारांश, ठीक है। जो आपको बताना है कि कहानी का जो सारांश है उसको लिखना है। आपको बता तो पंचलाइट, पंचलाइट और बहादुर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में। तो आप पंचलाइट और बहादुर को बिल्कुल से पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, ठीक है। आपकी जो समय सीमा शब्द सीमा होगी, 80 से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग ना कीजिएगा। देखिए अथवा छठवा, आपको अगर मान लीजिए इसको ये नहीं आ रहा तो अथवा में आपको ऑप्शन दे रहा है कि कर्मनाश हार की कहानी के पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अगर आपको पंचलाइट है बहादुर के समीक्षा नहीं लिखना आता है तो आप इसको भी लिख दीजिएगा, आपके पास ऑप्शन रहता है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में लाना नंबर बहुत ही आसान है। चलिए आपको इंग्लिश का भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से जो ही मॉडल पेपर आएगा बोर्ड से, वहाँ से हम आपको बता देंगे। बोर्ड का पेपर है, कोई आम बात नहीं है, मैं अपने थोड़ी ना बनाया हूँ। देखिए यहाँ पर बोर्ड का पेपर है। प्रश्न नंबर 7 की तरह स्वपठित काव्य जो खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों का एक उत्तर दीजिए। इस तरह से 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसकी भी शब्द सीमा 80 है। देखिए आपको मैं बता दूँ, अगर आप अलग अलग जिले से हैं तो अलग अलग आपका होगा। अगर आप प्रयागराज हैं, प्रयागराज से अगर आप बिलोंग करते हैं तो प्रयागराज में आपको मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए इसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं पढ़ना है। आपको मैं प्रयागराज के लिए इसमें कोई भी नहीं, आगे मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि प्रयागराज वाला क्या है। प्रयागराज वाला आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। देखिए आलोक वृत्त, यहाँ पर दिख रहा होगा आलोक वृत्त, आलोक वृत्त, ठीक है। आलोक वृत्त खंडकाव्य के आधार पर असहयोग आंदोलन की घटना का वर्णन कीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो आगे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा आपका जो है, ओहो, तो आपको उसको कर लेना है 6वां नंबर। तो यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक मिनट, एक मिनट वीडियो में अंत तक देखिएगा। चलिए थोड़ा सा गलती हो गई थी, आपको मैं सुना देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ओहो, ये भी तो नहीं है। चलिए आगे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो आपको आलोक वृत्त का लिख देना है इस तरीके से। 8 नंबर का जो खा है इसमें देखिए इस तरीके से पूछा जाएगा। निम्नलिखित श्लोकों में हिंदी संदर्भ सहित आपको बताना है। तो आपको 2 श्लोक दिए जाएंगे, आपको जो आता है उसमें का या हिंदी अनुवाद लिख देना है। चलिए आपको मैं पढ़ा के सुना ही देता हूँ। देखिए क्या है, ये आपका इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा। अथवा में या तो आपको इसका आता है तो आपको हिंदी का जो है क्या है शब्द श्लोक का जो है संदर्भ सहित आपको क्या देना है, अर्थ अनुवाद कर देना है। या तो इसका, या तो ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला आप कर लीजिएगा, आपके पास ऑप्शन भी रहता है, आप चाहे जो कर लीजिएगा। उत्तर नंबर जो प्रश्न आपका नंबर 9 है, 9 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संस्कृत में उत्तर दीजिए। आपको देखिए प्रश्न आपको आपके पास 4 हैं, किसी में का 2 का आंसर आपको लिखना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे 4 अंक। मिलेंगे कितने अंक भाई, 4 अंक आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए इस तरीके से आपको पूछ लिया जाएगा किम धर्म सर्वधर्म प्रधानम। तो विद्या धर्म सर्वधर्म प्रधानम आपको पता है। और इस तरह से ज्ञानमय प्रदीपा का तो प्रज्वलिता, आपको बताना है कि ज्ञान का प्रदीप की जिसको प्रज्वलित करता है, तो आपको बता देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको मॉडल पेपर आपको देखने को मिल जाता है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। देखिए आखिरी बार जो है प्रश्न नंबर दोस्त जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या कि श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। आपको श्रृंगार रस या तो करुण रस, ठीक है, श्रृंगार रस या तो करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण भी देना है। इसके लिए आपको मिलने वाले हैं 2 अंक, ठीक है। आपको बिल्कुल से तैयार करके जाना है, 1 नंबर भी नहीं छोड़ना है। चलिए आपको प्रश्न नंबर 10 का हम खा की तरफ बढ़ते हैं। श्लेष अलंकार तथा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे।
चलिए आगे मैं पढ़ के सुनाता हूँ। चौपाई छंद अथवा जो आपको तैयार करके आना, चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिएगा। ठीक है, इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर हम 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 11 क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध आपको बताना है। तो ये देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको एक निबंध लिखना है। आपको बता दूं कि जो बेरोजगारी और समस्या है इसको आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है। सर्वधर्म क्या है? सर्वधर्म स्वभाव, ये नहीं पढ़ना है आपको। किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, ये भी आप आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट। लेकिन ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोस्वामी तुलसीदास, इसको भी पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे आपको पढ़ के सुनाता हूँ। प्रश्न नंबर 12 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपका पूछा जाएगा, पावकः का संधि विच्छेद दीजिए, कर दीजिए। तो पावधन वकः जो है इसका क्या पता राइट आंसर हो जाए, तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा पावकः। तो जो भी आपका राइट आंसर आ खा बा, तो इस तरीके से सादा जो भी है आप कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रोजते का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रोजते का संधि विच्छेद इस तरीके से पूछ लेगा, आपको बता देना है कि। और देखिए यहाँ पर तीसरा है जो पुस्तकालय में कौन सी संधि, आपको बता देना है पुस्तकालय में स्वर संधि है कि यण संधि है, विसर्ग संधि है कि व्यंजन संधि है, इस तरीके से आपको पूछेगा। चलिए आगे मैं आपको सुना देता हूँ। प्रश्न नंबर 11 का जो खा है इस तरीके से पूछेगा, क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किसी एक का जो है समास विग्रह कीजिए। दशानन या फिर कृष्ण सर्प। दशानन मतलब जिसके 10 है, दशानन मतलब अर्थात रावण। बहुब्रीहि समास। ठीक है, जो भी होगा आप बता दीजिए, बहुब्रीहि दीर्घ जो भी। तो अब तक दादा जो है बेव भाव व्यय भाव, जो भी इस तरीके से आप कर लीजिएगा, आप इतने जानकार हैं ही। चलिए आपको आगे भी पढ़ के सुना देता हूँ। प्रश्न नंबर 13 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आत्मना शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो आत्मना का द्वितीय बहुवचन रूप क्या होगा, इस तरीके से आपको राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए मैं पूरा बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। नामना शब्द, जो नामना शब्द है इसमें चतुर्विधि जो है, नामना शब्द चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन का रूप लिखिए, तो आपको बता देना है। और खा का जो है इस तरीके से आपको पढ़ लेना है कि स्वतः धातु लोट लकार मध्य पुरुष एक वचन का रूप होगा, तो आपको बता देना है इसमें कौन सा एक वचन का रूप होगा। देखिए और एक बता दो, पिवात। ठीक है, पिवात अथवा नीतमा धातु अलंकार पुरुष का वचन रूप लिख दे रहा है आपको इस तरीके से। और गा है, गा पूछा है निम्नलिखित में से किसी एक धातु का प्रत्यय योग स्पष्ट कीजिए। प्रत्यय आपको बता रहा है, ये कृत है, गत है, दत्त है, इस तरीके से। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। प्रभुता है जो इसका प्रत्यय जो प्रभुत्वा है। ठीक है, प्रभुत्वा यहाँ पर मिस्टेक होगा, प्रभुत्वा जैसे हो गया, तो इस तरीके से कर लेना है। चलिए हम अपना लास्ट पेज पढ़ते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।